પ્રતિભા ઘૂંટાય તમારા મગજની અંદર જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા આવે તો એમાંથી પ્રજ્ઞા જન્મે। આપણે આશા રાખીએ કે આપણા બધા બાળકો પ્રજ્ઞાવાન બને। પ્રજ્ઞા એની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ હોય, ગ્રાસ્પિંગ ફાસ્ટ હોય। એકવાર કહ્યું તો કેચઅપ, એકવાર વાંચ્યું કાગળ જુઓ ના પડે ફરી, આવો પ્રજ્ઞાવાન હોય, બહુ શાર્પ। પ્રજ્ઞા ઘૂંટાય તો એમાંથી વ્યક્તિ મેધાવી બને। મેધાવી કેટલા લોકો મેધાવી શક્તિ વાળા છે? ટીચર, my seniors and my dear classmates, good morning all of you. My name is Muskan Singh and my topic is how to achieve A1 grade marks in board examination. So it's a very easy point for you, and I think so you answer you have no, because of teachers, principals also said that for you how to achieve A1 grade marks in board examination. So my topic is we start for my teacher. मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं फोर्थ स्टैंड ला पाई। और थैंक यू मैं सर को, प्रिंसिपल सर को बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने स्कूल में सेमिनार रखे और इससे बच्चों को बहुत ज्यादा सीक्वेंस मिल सके, हेल्प मिल सके फॉर इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय topic. So my topic is how to achieve A1 grade marks in board examination. So मैंने अपने टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि हम मार्क्स लाने के लिए 2 फेज हमारे होते हैं। फर्स्ट इज हम स्टडी क्या करते हैं, प्रिपरेशन क्या करते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं। ओके, एंड सेकेंड आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। ओके, क्योंकि एग्जाम ओनली बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि अदर जो एग्जाम्स होती है उसमें भी हमारे ओनली मेंटल कंडीशन नहीं बल्कि स्टडी प्रिपरेशन भी देखी जाती है। सो स्टडी प्रिपरेशन के लिए मैंने और मेंटल कंडीशन के लिए दोनों के लिए मैंने बनाया है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे डिस्कस करना चाहूंगी स्टडी प्रिपरेशन के बेस पे। सो माय फर्स्ट स्टेप इज स्टडी प्लान। सो आपको स्टडी प्लान कैसे करना है। ओके, आप स्टडी प्लान में इंक्लूड कर सकते हो आपको स्टडी किस बेस पे करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आप क्या करना चाहते हो, कितना प्रिपरेशन करना चाहते हो, कितना टेस्ट लगाना चाहते हो, आपको डेली बेस आपका रूटीन क्या होगा। आप सब कुछ अपने स्टडी प्लान में उसको सेव कर सकते हैं और आप डे टू डे अपने लाइफ में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड माय सेकेंड स्टेप इज नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग जो ये मेथड है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में हम जाते हैं वहां पे इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पढ़ सके सारे सिलेबस, सारे जितने भी बुक्स है उन्हें हम रीड कर सके। तो हमारे लिए शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। और हम जब हमें बोर्ड के एग्जाम के लिए जाना हो तो हम उसको रीड करके जा सकते हैं। एंड माय थर्ड स्टेप इज राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम बोर्ड में लिखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो चेकअप होता है वो ओनली राइटिंग के थ्रू हमें पहचान सकते हैं, ठीक है, और आपका कंटेंट क्या है उसके थ्रू। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आप वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं। इससे आपकी जो राइटिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा कहना होता है कि मेरा पेपर तो थोड़ा सा छूट गया। ये जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम उनको नहीं होगी अगर वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखेंगे तो। एंड माय फोर्थ स्टेप इज ग्रुप स्टडी। आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपका जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। कई डाउट ऐसे होते हैं कि टीचर्स को डर के आप बोल नहीं पाते कि टीचर्स मुझे ये डाउट है। तो आप ग्रुप स्टडी जब करते हो तो अपने जो जिसके साथ करते हो उससे आप अपना डिस्कस कर सकते हो और इससे सेकेंड टाइम फिर ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी ठीक हो जाएगी और आपको डिफरेंट पॉइंट पे आपको अलग अलग वे में आपका आंसर मिलेगा। इससे आप दूसरों की थिंकिंग का भी पता लगा सकते हैं। एंड माय फिफ्थ स्टेप इज कैलेंडर मेकिंग प्रोसेस। सो जो कैलेंडर मेकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल नई है, मैंने भी फाइंड आउट नहीं की थी, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था। देन जब मैंने कई बुक्स रीड किए तो मुझे पता चला कि कैलेंडर मेकिंग की कोई मेथड होती है। तो मैंने इसमें स्टडी की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे हम आपने वीकली, मंथली
मंथली, ईयरली और अपने डे में जितने भी वर्क किए हैं आप इस कैलेंडर के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है. ओके, एंड माय 7th पॉइंट इज योर स्टडी टेबल. स्टडी टेबल आपका जो होना चाहिए बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे एशियन टाइम और हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका घर साफ हो तो लक्ष्मी माता का वास होता है. देन ऐसे आप स्टडी टेबल में इसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपका स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन होगा तो हो सकता है कि सरस्वती माता भी आपको मतलब आपके लिए एंड आपके हेल्थ और मेंटल कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा ठीक होता है. आपको एक इन्वायरमेंट और सिस्टमैटिक वे मिलता है आपको स्टडी करने के लिए. एंड मैं जो मेरा सेकेंड वे था वो था मेंटल कंडीशन. फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन. आपको अगर इवन गेट लाना है तो इसके लिए आपका जो माइंड होना चाहिए वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, अट्रैक्टिव एंड अवेयरनेस के थ्रू होना चाहिए. अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका जो माइंड होगा बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा और आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाएंगे. इसलिए मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपकी स्टडी में इसका बहुत यूज है. ओके, एंड माय सेकंड इज एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे और स्कूल में एक्टिव रहेंगे एंड अपनी स्टडी में भी एक्टिव रहेंगे. इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आप डे टू डे अपने जो स्कूल में वो वर्क करेंगे उसमें आप बहुत ही अच्छे से फोकस्ड कर पाओगे. एंड माय लास्ट टॉपिक इज हेल्थी फूड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम फास्ट फूड खाते हैं या फिर बाहर का कुछ भी खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और इससे होता है कि जो भी हमारी लर्निंग पावर होती है वो बर्न हो जाती है. दैट्स व्हाई आपको हेल्थी फूड भी लेना चाहिए. इससे ये होगा कि आप बेटर लर्निंग कर पाओगे और आप एक लर्नर स्टूडेंट भी बन पाओगे. तो मैं टॉपिक के थ्रू आपको यही समझाना चाहती थी कि आप A1 ग्रेड मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे ला सकते हैं. और इससे मेंटल कंडीशन पे ये भी डिपेंड करता है आपका सेल्फ बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस. आप जब बोर्ड एग्जाम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना नहीं चाहिए. आपका सेल्फ बिलीफ खुद पे बहुत ज्यादा होना चाहिए. और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जब बोर्ड एग्जाम में एंटर करते हैं तो उन्हें वन टाइप ऑफ डर लगता है कि नहीं कहीं ये ना आया वो ना आया. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस प्रिपरेशन के थ्रू आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, आपको कोई डर नहीं लग रहा है तो इट मींस यू आर अचीवर A1 ग्रेड मार्क्स. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर मतलब 8 मार्क 5 मार्क 7 मार्क जो मतलब छूट गए. बच्चा तो पूरा पढ़ाई किया, 100% पढ़ाई किया, 100% ट्यूशन गया, स्कूल में गया, तो इतना मार्क्स छूट जाने की वजह क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? सो सर ने कहा कि आपके मार्क्स में कैसे डिफरेंस आता है. ओके, तो अगर आप स्टडी प्रॉपर मेथड से करते हैं, आपने अप्लाई किया, अगर आपने इक्वल दिया, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दी है तो आई थिंक सो आपका मार्क्स सब में प्रॉपर होना चाहिए. और अगर किसी भी तरीके से कम आ रहे हैं तो इसका ये भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छी मतलब टाइटल जो होता है टाइटल देके लिखते हो वो आपका अच्छा हो, या फिर हो सकता है आपका राइटिंग कंटेंट कहीं कुछ गलत हो गया हो, कहीं किसी में सही हो गया हो, इसकी वजह से भी हो सकता है. बट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें. इसी एक बहुत अच्छा मेथड है. आप सब हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दोगे तो आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अचीव करें. बराबर. तो उसके अंदर समटाइम्स ग्रुप स्टडी के अंदर इश्यूज भी होते हैं. अभी कोई एक को कोई समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी मेरे को हमारा 12th का मेरे को स्टेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है बट पूरे ग्रुप वालों को आ रहा है. पर वो लोग आगे जा रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ तो मैं पीछे रह जाऊँगा तो उसके अंदर मेरे को भी डिसएडवांटेज रहेगा ना पढ़ाई में. ऐसा नहीं है. आपको ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पे उसमें सबको हाईली फोकस सबके ऊपर होना चाहिए. क्योंकि अगर जो लोग जिनको आता है वो दूसरों को समझा सकते हैं, आप उससे समझ सकते हैं. आप उनसे समझोगे तो आप भी उस पर अप्लाई करोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे. Present a PPT on globalization. First of all, I would like to ask each and everybody that what do you mean by globalization? Do anyone have any answer? Globalization means the trade and commerce done globally, not in between two countries or three countries. If the trade is done between two countries like India and Australia, it will known as double. And if the trade is done between India, America and USA, then it will be known as tribes. But then
globalization is still said when the whole world comes in one trade, like Tata. The best example of from India is Tata Motors. Tata Motors is all over the world. Tata company is also all over the world. And now we can take the other countries from abroad. I will take some automobile companies: BMW, Mercedes, Lamborghini, Rolls-Royce, and many more cars. We all know that all cars, that all automobile companies are from abroad, but they are all over the world. In each and every country, they have at least one showroom. It is known as globalization because it is all over the world, not in between 2 or 3 countries. Now I will tell you about the history of globalization. Firstly, the globalization was done by Napoleonists because after World War II, the whole world was in crisis and in debt. After World War II, the Napoleonists first time gone to other countries for help, and new globalization method started from them. They have came to India also, in Western India, in Eastern India, both sides. After that, in China, they went to China also. After that, Northwest Europe, Southern Europe, Mughal Empire, and Egypt. Now I will see the first ship that gone to each and every country. The ship, by the waterways, by this ship, they went to each and every country in the whole world to start the globalization after World War II. I have said reason because after World War II, the whole world was in crisis. See, the Indian spices after World War II, when East India Company came to India, when our India was not independent, at that time our spices, Indian spices, were all over the world. In Lisbon, in Africa, by sail, the Napoleonists has gone to Africa in Lisbon in 1570s. The Great Britain revolutionary ship in 1843. The revolution has also came from globalization because the trade barriers were so high and the taxes were implemented so high on it. I want to know a full form of GATT. GATT. Do anyone know? Yes. General Agreement Trade and Tariff. Yeah, General Agreement Trade and Tariff. We all have studied about that. General Agreement means that each and every country needs an agreement for import and services. See, during 19th century and early 20th century, the United Kingdom was a global superpower because the main after World War II, or before World War II, at both times, the most money and they were at the top level. See their maps. Other country maps are there because they went to United Kingdom to get some goods and some help. See, DH Comet, the world first commercial jet airline, entered in service in 1949. First commercial airline. In this plane, the goods and services as imported and exported, but before it was done by waterways. And the first one came by air. The name of that chopper, that plane is DH Comet. Now I would like to question you something about globalization. What do you mean by globalization? After I have explained you, what do you mean by globalization? It's widely all over the world. Yeah, true. Globalization means trade is done all over the world. True. Globalization means globalization means trade is done between all the countries all over the world in every place. Yeah, right. One is in automobile and one company is all over in each and everything. In electronics, in automobiles, in each and everything. Do anyone know the answer? Reliance. One right. Second. No, it is Japanese company. South Africa also.